वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपके उद्बोधन पुस्तक की व्याकरण पुस्तक जो आपकी है उससे पाठ नंबर 17 का वीडियो देंगे बच्चों। हम 16 तक वीडियो आपको दे चुके हैं। आज हम आपको पाठ नंबर 17 का वीडियो बनाकर देंगे। तो चलिए देखिए, ये पाठ नंबर 17 अविकारी शब्द। पाठ का नाम है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अविकारी शब्द क्या है। तो देखिए, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखिए, विशाल प्रतिदिन स्कूल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि वे शब्द जिन शब्दों में काल के अनुसार, वचन के अनुसार या लिंग के अनुसार हम किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं प्रतिदिन। ये प्रतिदिन शब्द चाहे किसी भी वचन में यूज हो जाए, चाहे किसी भी लिंग में यूज हो, चाहे किसी भी काल में यूज हो, ये एज इट इज रहना है। तो ये प्रतिदिन शब्द इसमें जो है ये अविकारी है। कह रहे हैं अविकारी के कितने भेद हैं। तो अविकारी के 5 भेद होते हैं बच्चों। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 भेद होते हैं जो अविकारी के हैं। अब आपका आता है क्रिया विशेषण। तो देखिए, क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं या उसका बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी भेद हैं और क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये आपके 4 भेद हो गए। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है बच्चों, जो अविकारी शब्द आते हैं वो काल का बोध कराते हैं। जैसे वह अभी आया था, अभी समय को बता रहा है ना। ऐसे ऋतु कल दिल्ली जाएगी, कल समय बताया जा रहा है। तो समय का मतलब ये नहीं है कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ऐसा मतलब आज, कल, परसों, ये भी समय के ही अंतर में आता है। तो इस तरह से यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है बच्चों कि क्रिया की रीत या ढंग की विशेषता को बताया जाता है। इसमें जिस शब्द से क्रिया की रीति और ढंग की विशेषता का पता चलता है, बोध होता है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे शीघ्र चलो, शीघ्र शब्द जो है ये ढंग बताया जा रहा है, रीति बताई जा रही है, नियम बताया जा रहा है, ये इसलिए शीघ्र शब्द इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह ध्यानपूर्वक पढ़ती है, तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है बच्चों, इसमें हमें स्थान का बोध होता है। देखिए कैसे, उस तरफ खाई है, उस तरफ शब्द जो है, ये सब तरफ वाला शब्द जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ये क्रिया विशेषण है आपका, मीन्स ये आपको स्थान का बोध करा रहा है। इधर उधर मत देखो, ये भी स्थान का बोध करा रहा है। बाहर जाकर सुनो, ठीक है। तो ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। अब आता है 4th नंबर पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4th नंबर पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया विशेषण जो परिमाण, मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। विशाल कम बोलता है, यहाँ पे कम जो है ये परिमाण है, नापतोल, ठीक है। ऐसे ऋतु बहुत काम करती है, तो यहाँ पर बहुत जो है ये भी परिमाण है। वह आज ज़्यादा खुश है, यहाँ पे ज़्यादा जो है ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगते हैं, जबकि क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्रिया से पहले लगते हैं। अब आपका 2nd नंबर पे आता है संबंध बोधक। ये शब्द है संबंध बोधक। वे अव्यय शब्द जो
संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे संबंध बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य संबंध बोधक और दूसरा क्या होता है बच्चों, विभक्ति युक्त संबंध बोधक। देखिए सामान्य संबंध बोधक क्या होता है। सामान्य संबंध बोधक अव्यय विभक्ति रहित होते हैं। जैसे पांडव वर्षों तक जंगल में भटकते रहे, यहाँ पर इन्होंने बताया कि इसमें विभक्ति नहीं होता है, तो वर्षों तक है ना, ये यहाँ पर हो गया सामान्य संबंध बोधक। हमारा काम राम भरोसे चल रहा है, तो यहाँ पे राम के आगे विभक्ति नहीं है, तो राम भरोसे चल रहा है, ये यहाँ पर आपका वर्षों तक और भरोसे और बिना ये सब जो हैं सामान्य संबंध बोधक हो गए। फिर बच्चों आपका आता है ये विभक्ति युक्त संबंध बोधक। विभक्ति युक्त संबंध बोधक में क्या होता है, इन अवयवों के में जो के साथ क्या आता है, विभक्ति भी आता है। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण में, मेरे स्कूल के सामने, के सामने ये विभक्ति भी है और संबंध बोधक शब्द भी है, तो ये हो गया के सामने संबंध बोधक विभक्ति युक्त संबंध बोधक क्रिया विशेषण। इस तरह से वह नाना के यहाँ पढ़ता है, यहाँ दरवाजे के बाहर, बाहर के बाहर जो है ये संबंध बोधक है। इस प्रकार आपका संबंध विभक्ति युक्त संबंध बोधक भी आपको पता चल गया। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर बताना है। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक अवयवों से पहले विभक्ति चिन्ह भी लगे होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगे होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्रिया विशेषण का फोर्थ पार्ट आ गया, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है बच्चों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने के लिए जिस अव्यय का हम प्रयोग करते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाता है। आप यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं। जैसे पहले तो इसके प्रकार देख लीजिए आप, ये दो प्रकार के होते हैं, समान अधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समान अधिकरण माने दोनों शब्द जिसके बीच में ये योजक चिन्ह आता है, समुच्चय बोधक शब्द आता है, दोनों तरफ के शब्द समान महानता महत्ता रखते हैं, दोनों प्रधान होते हैं। और व्याधिकरण में क्या होता है, एक प्रधान है और एक, ये अव्यय एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है, ये एक दूसरे पर आश्रित वाक्य होते हैं। तो समान अधिकरण में बच्चों इन्होंने और भी आपको वैरायटी दिखा दी है। संयोजक माने जोड़ने वाले शब्द जो हैं, विकल्प बोधक जिसमें हमें विकल्प दिया जाता है, विकल्प का बोध कराया जाता है, विरोध बोधक जिसमें हम विरोध अपने जाहिर करते हैं, और परिणाम बोधक अर्थात जिसमें फल उसका नतीजा दिखाई देता है। तो ये हो जाते हैं आपके समान अधिकरण में। और व्याधिकरण में आपका हो जाता है क्या, जैसे चूंकि, क्योंकि, कि, ये मतलब जोड़ते हैं वाक्यांशों को और वाक्यों को, दो से अधिक को जोड़ने का काम करते हैं। अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पर पहुंच जाते हैं। फोर्थ पार्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या होता है बच्चे, विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात मनुष्य के मन में बहुत प्रकार के भाव होते हैं, कभी दुख का भाव, कभी पीड़ा का भाव, कभी खुशी का भाव, इस तरह से मतलब विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं। आश्चर्य का भाव, ऐसे ही घृणा का भाव, शोक का भाव, चेतावनी का भाव। तो ये सारे भाव बताने के लिए जिन संबंध बोधक का प्रयोग किया जाता है, अचानक से जो हमारे मुंह से निकलते हैं, वो विस्मयादि बोधक होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने चार्ट में दिखाया है, जैसे हर्ष बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकार बोधक, घृणा बोधक, शोक बोधक, चेतावनी बोधक, संबोधन बोधक। तो ये सब आपके विस्मयादि बोधक शब्द हैं।
अब बच्चों हम लोग 5th पार्ट पर आते हैं। 5th पार्ट क्या है? निपात। निपात में क्या है? वे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें निपाती अवधारक शब्द कहते हैं। ये शब्द हैं ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। निपात की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। विशाल आज ही घर जा रहा है। ही आया है, देखिए यहाँ पे। रोहित तो आएगा, दीक्षा भी, तो और भी। वह अभी तक नहीं आया, अभी तक। मात्र कह देने से, मात्र, ठीक है, कुछ नहीं होगा। विशाल तो गया, तो तमन्ना को भी साथ ले गया, भी। तो इस तरह से बच्चों ये निपात वाले थे, ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ठीक है। अब इसमें याद रखने योग्य जो बातें हैं, अविकारी शब्द लिंग, कारक, वचन आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते, अर्थात वो उनका रूप बदलता ही नहीं है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम को वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। अब बच्चों हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज है आपका अभ्यास। तो देखिए, पहले तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? इसका आंसर जानने के लिए हम फर्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, स्टार्टिंग पेज पर। ये आ गया। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखिए, ये आंसर नंबर 1 हमने टिक कर रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ तक क्यों? क्योंकि एक उदाहरण भी देना है। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है? अविकारी शब्दों के भेद। तो आप देखिए यहाँ आंसर नंबर 2, इसमें अविकारी शब्द के 5 भेद हैं और पांचों के ये नाम लिखे हैं। ये आपको, ये है आंसर। ये अविकारी शब्द के 5 भेद हैं और पांचों के नाम, ये आपको आंसर नंबर 2 में लिख देना है। अब आंसर नंबर 3 में क्या है बच्चों? इन्होंने पूछा है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो ये येलो चार्ट में आप देख सकते हैं। येलो चार्ट में ये क्रिया विशेषण, ठीक है, ये क्रिया विशेषण है आपका। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आता है क्रिया विशेषण के भेद। तो देखिए क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये हमने टिक लगाया है यहाँ पर। फिर इन्होंने, ये आंसर नंबर आपका हो गया है 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 4th में इन्होंने पूछा है, कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा बताओ। तो ये है आंसर नंबर 4, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए आंसर नंबर 4 है ये आपका। इसमें उदाहरण, ये वाला उदाहरण आप 3rd के आंसर में लिख देंगे और 4th वाले में आप ये वाला उदाहरण लिख दो या दोनों लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। अब आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 हो गए। 5th क्वेश्चन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा दीजिए। और 6 नंबर पे है 5 विस्मयादि बोधक। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण बच्चों यहाँ पर है, ये देखिए, ये है आपका आंसर नंबर 5। यहाँ से लेकर ये लाइन और यहाँ तक आप कहते हैं, फिर जैसे के बाद ये उदाहरण आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि विस्मयादि बोधक के हमें 5 शब्द देने हैं। तो 5 शब्द में आप हर्ष का, आश्चर्य का, स्वीकार का, घृणा का, शोक, ये 5 हो गए। इनके एक एक शब्द आप उसमें दे दीजिए, इनके नाम लिखकर। तो 5 शब्द आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों में अविकारी शब्दों को रेखांकित करो और उनके भेद लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पर अपना काम जल्दी करो। इसमें जल्दी बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे रीति ढंग बताया जा रहा है, तरीका। हाय मेरा पैर टूट गया, हाय यहाँ विस्मयादि बोधक है। आप चिन्ह भी देख सकते हैं। और अचानक से जब पैर टूटा तो पीड़ा हुई, तो पहले मुंह से क्या निकला? हाय। तो ये दुख के भाव को प्रकट कर रहा है, पीड़ा के भाव को, है ना।
तो ये बच्चों देखिए, ये विषयवाद बोधक यहाँ लिखा हुआ है। अब थर्ड नंबर पे और आया है राम और श्याम। तो राम और श्याम दोनों लड़के हैं, दोनों भाई हैं, इसलिए इसमें समानाधिकरण कौन सा है? समुच्चय बोधक। तो खाली आप समुच्चय बोधक लिख दीजिए। जैसा काम वैसा दाम, ये संबंध बोधक होगा। ठीक है। फिर बिना काम के इधर उधर मत घूमो, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो ये देखिए, ये आपके सेंटेंस है और सेंटेंस के सामने ये नाम लिखा हुआ है। यहाँ से देखकर आप आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप इस पाठ को देख के जो हमने एक्सप्लेन किया है और जो क्वेश्चन आंसर हमने इसमें टिक किए हैं, यहाँ से देखकर आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और वीडियो देखकर 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आपको वीडियो देखना हो देखिए, समझिए, पढ़िए और क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में कर डालिए। एक्सरसाइज आप बुक में ही कर लेंगे और फिर एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।